गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स डिस्कशन। सबसे पहले कंफर्म कीजिए सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। रोशनी जी, आपका शायद अभी सेकंड या थर्ड क्लास होगा, ऐसा ही है ना? ओके। तो वैसे आप लोगों में से फर्स्ट क्लास वाला कौन कौन है? आज किस किस की फर्स्ट क्लास है आप लोगों में से? ओके। मई का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके, सेकंड क्लास है तो ठीक है। 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। एक बार रिवाइज कर लो सर, जो कल किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, चैंगी 6 मिशन किस कंट्री का है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इसी तरह से उठ के आ जाएगा, चैंगी 6 मिशन बताइए किस कंट्री का है। अच्छा, जो भी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, ध्यान रखिए, पिछला क्लास जरूर आप देख लीजिएगा, है ना। ये मई का सेकंड क्लास है, तो मई का आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 348 है, वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। हर एक महीने का सेपरेट प्लेलिस्ट वहां पर बना रखा है, ठीक है। अभी तक जैसे मैंने तो सर आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी जब से बना है, मैं आपका तब से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। 2021 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आज हम 2024 का कर रहे हैं। 2024 भी आधा हो गया, मतलब आपका जोड़ लो 3.5 साल का करंट अफेयर्स का मेरा यहीं पे सीधा सीधा एक्सपीरियंस है ना। तो इसमें हर महीने का जो भी करंट अफेयर्स रहा है, जनवरी 2021 से लेकर टिल मई 2024, हर एक महीने का एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसको आप फॉलो करके रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, है ना। तो पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, जो भी आज फर्स्ट क्लास देख रहे हैं। रीजन सिंपल है सर, आपका जो भी बेसिक चीज है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कितना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी, है ना। तो वो पिछली क्लास में आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है सर, इसका करेक्ट आंसर इज चाइना। तो ये जो चैंगी 6 मिशन है, ये सर किसका है? चाइना का है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था सर? हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपका ये था, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां पर बना है अभी? तो ये बना है सर आपका पुणे में, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसके आगे फिर आज स्टार्ट करते हैं। रेडी है? करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है सर? रिसेंटली इंडिया हैज अग्रीड टू ग्रांट 61 मिलियन यूएस डॉलर फॉर कांके संथुराई पोर्ट प्रोजेक्ट। दिस पोर्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखिए, कोई भी फैक्ट आप पढ़ो, कोई भी न्यूज आप पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मेजर आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। आप न्यूज को इसलिए मत पढ़ो कि चार गली के बाहर आप थोड़ा सा ज्ञान बांटोगे, है ना, मतलब शो ऑफ करोगे, इस पर्पज से मत पढ़ो आप। आपका पर्पज सिंपल इतना होना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से पूछो कि सर आपने इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी बता दी है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, ये मेक श्योर करो, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए। आपको जो भी पढ़ा रहा हो उसको भी पता होना चाहिए कि अगर वो कुछ पढ़ा भी रहा है तो उससे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे। क्योंकि अगर आपको ये क्लैरिटी होती है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके लिए चीजों को, फैक्ट्स को एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। जैसे यही क्वेश्चन ले लो सर, अब इसमें 2-4 फैक्ट है। पहला फैक्ट तो यही है कि कांके संतुराई पोर्ट कहाँ है। दूसरा, कितना पैसा ग्रांट किया जा रहा है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो फंड वंड नहीं पूछेगा कि कितना ग्रांट किया, ये सब नहीं पूछेगा। अगर आपके एग्जाम में इस फैक्ट से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि कांके संतुराई पोर्ट जो है वो कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो दिस पोर्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मालदीव्स, ईरान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। ठीक है, बताइए सर, कांके संतुराई पोर्ट प्रोजेक्ट
This port is associated with which of the following countries? Maldives, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर क्या होगा सर आपके हिसाब से, बताइए जरा। हाँ, तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसी डायरेक्ट पूछ लेगा कि कांके संतुराई पोर्ट बताइए कहाँ का है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो लोगों को लगेगा दुनिया भर के कंट्रीज के पोर्ट्स याद करो, लेकिन वो इसलिए नहीं पूछ रहा है, वो पूछ इसलिए रहा है क्योंकि ये न्यूज में था। इस चीज को समझो। तो ये पोर्ट कहां पर है सर आपका? श्रीलंका में, है ना। ये आपका भारत है, ये कांके संतुराई पोर्ट है। नजदीकी पोर्ट इसका नागापट्टिनम है। कमेंट में बताओ नागापट्टिनम किस स्टेट में आता है। ठीक है, नागापट्टिनम इंडिया का पोर्ट है, ये किस स्टेट में आता है बताइए जरा। दूसरा, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक वाटर बॉडी है, उसको क्या कहते हैं सर? पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट भी कई बार पूछ लेता है, किन दो कंट्रीज के बीच लाई करता है? इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो ये बात हो गई सर आपका। एक मिनट, अब ठीक है। थोड़ा सा जूम गड़बड़ हो रहा था। अभी ठीक है, चलो जी। करेक्ट आंसर क्या है सर इसमें? हाँ, नागापट्टिनम। अरे सर लिखा तो है तमिलनाडु, नागापट्टिनम तमिलनाडु लिखा हुआ है, कहाँ आंध्र प्रदेश पहुंच गए। चलिए जी, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज has developed tactic AI, an AI system that can provide experts with tactical insights, particularly on corner kicks through predictive and generative artificial intelligence। तो जो फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए ये एआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप किया गया टैक्टिक एआई। ठीक है, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है सर? फुटबॉल से रिलेटेड इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड ये आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये जो टैक्टिक एआई है ये किसने डेवलप किया है? मेटा ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, अमेजॉन ने किया है, या गूगल ने किया है? चलिए इसके करेक्ट आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सर आपका गूगल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा सर? गूगल। तो टैक्टिक एआई, इट इज एन एआई सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड एक्सपर्ट with tactical insights particularly on corner kicks through predictive and generative AI। क्या करता क्या नहीं करता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि सर जो आपका टैक्टिव एआई है, टैक्टिक एआई का जो कंपनी है वो किसका है सर? गूगल। चलिए मूव करिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा उसमें टाइम देने का मतलब नहीं है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रोडक्ट का नाम मेंशन है अजरक, तो इसको जीआई टैग मिला है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? अजरक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द जीआई टैग? बताइए सर। सागम जी, अच्छा वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आगे बताओ। अजरक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द जीआई टैग? कमेंट जरूर करिए सर। हाँ,
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नजदीकी है सर। करेक्ट आंसर इसका वैसे है गुजरात। ठीक है। अजरक क्या है? एक टेक्सटाइल आर्ट है, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल आर्ट है। कहाँ की है सर? ये कच्छ गुजरात की है। दैट यूजेस नेचुरल डाइज। इसकी मैंने फोटो डाली थी, आई नहीं, चलो कोई नहीं। ठीक है। तो वहां की जो कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज हैं लाइक राबरीज, मल्धारीज और अहीर्स, ठीक है, तो ये इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो इट इज ए टेक्सटाइल आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुजरात। ठीक है। तो इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ऑलराइट। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। मूव करिए, आ जाइए सर अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है सर? 14 भी सिंपल है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम दिया है यूनेक यू अंकटाड, अंकटाड कह देते हैं, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसका नाम बदल के करा जा रहा है, इट हैज बीन रीब्रांडेड एज यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है यूएनसीटीएडी, उसको अब क्या कर रहे हैं? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो सवाल सिंपल सा है, इसका हेडक्वार्टर बताना कहां पर है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके हेडक्वार्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एपीएसएसबी में 2 एग्जाम्स में बैक टू बैक पूछा है सर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। ठीक है ना, ये यूएन के, वो भी फाओ का पूछ लिया है, डब्ल्यूएचओ पूछा है। फाओ डब्ल्यूएचओ एक ही एग्जाम में, सोच रहे हो 50 क्वेश्चन आते, उसमें से 2 क्वेश्चन यही थे। फाओ का हेडक्वार्टर बताओ, डब्ल्यूएचओ का बताओ। हाँ, तो यूएनसीटीएडी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कई लगाना है तो जेनेवा लगा दो। एपीएसएसबी में वैसे भी सर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग हेड कांस्टेबल वालों के लिए होगी, है ना, उनको ध्यान रखना इस बात का। तो 150 क्वेश्चन जो होंगे आपके रिटर्न में, 50 जी के मैथ्स इंग्लिश, तो उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और वन उसमें लिखा है 25% ऑफ द टोटल मार्क, यानी 25% ऑफ 2, मतलब आपका उसमें से 0.5 मार्क कटेगा निगेटिव करने पे। मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, आपने सही करा तो +2 मिलेगा, गलत किया तो 0.5 आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये हेड कांस्टेबल वालों के लिए। बाकी जो एपीएसएसबी आप लोग दे रहे हो, सीजीएल, सीएसएल वगैरह वगैरह, उसमें नहीं है ये सब, है ना, उसको ध्यान रखिएगा, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, हेड कांस्टेबल में है। ओके। तो यूएनसीटीएडी की बात हो रही है सर। यूएनसीटीएडी नाम से पता चल रहा है सर, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड डील करती है। परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1964। काफी पुरानी है सर, 1964 की बनी हुई है। पर्पस क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना, स्पेशली द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू इंटीग्रेट बेनिफिशियली इन द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी जो ऐसी कंट्रीज जो थोड़ा सा पीछे रह गई हैं या जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो उनको ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट करने का काम करता है यूएनसीटीएडी। अब ये सब तो चलो ठीक है सर, आप अपनी जानकारी के लिए समझ रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने में बस इतना लिख लेना, यूएनसीटीएडी और उसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके हेडक्वार्टर्स और ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Recently, which of the following organization has organized #Play True campaign aimed at fostering awareness about the importance of clean sport and anti-doping practices in India? NADA, Indian Olympic Association, नीति आयोग, और डी ऑप्शन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थैंक यू बॉबी जी। ये लास्ट में आपने क्या लिखा है? अच्छा शुरू में, अच्छा हाँ, शुरू में, हाँ देखो दुबले पतले थे थोड़ा सा। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में मैं फुली फोकस यहाँ ऑनलाइन में हूँ, आपका मर्जी सर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, है ना, तो मैं अभी ऑनलाइन में हूँ। तो ऑनलाइन में तो सर बैठने का काम ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क इतना नहीं होता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मोटापा चढ़ गया है। जिम भी जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाएंगे पुरानी स्थिति में।
हाँ, तो hashtag Play True campaign aimed at fostering awareness about the importance of clean sport and doping practices, anti-doping practices in India. Hashtag Play True campaign किसने लॉन्च किया है सर? It has been launched by नाडा. ठीक है, किसने लॉन्च किया है सर? आपका नाडा ने. नाडा ने. ठीक है, देखो नाडा क्या है, जैसे वर्ल्ड लेवल पे वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. ठीक है, तो उसी का नेशनल वर्जन है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. डोपिंग क्या होती है? जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ स्पोर्ट पर्संस क्या रहते हैं, आपका ड्रग्स लेके स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, ड्रग्स वगैरह से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, दनादन वो शॉट मारते हैं, लेकिन वो क्या है, एक अनफेयर प्रैक्टिस है. तो उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनी है ना. तो उसी के बेसिस पे हमारी कंट्री में एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, तो उसने कैंपेन लॉन्च किया है, प्ले ट्रू कैंपेन. तो वाडा का जो प्ले ट्रू डे था उसको सेलिब्रेट करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है. मतलब पर्पस यही है, अवेयरनेस फैलाई जाए, स्पोर्ट पर्सन को प्रमोट किया जाए कि आप डोपिंग वगैरह मत करिए, ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है. ठीक है, तो इट एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन स्पोर्ट एंड एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस इंडिया. अब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा कब बना था सर? ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 2005 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग डोप फ्री स्पोर्ट्स. ठीक है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है, इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. तो इट वर्क्स एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, ये भी ध्यान रखना, नाडा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. तो जो वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कुछ कानून बनाए हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, उसको ये फॉलो करता है. ठीक है, तो बस इतना इसको ध्यान रखिएगा. चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी. इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए. क्लियर है तो गिव मी थम्स अप. हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है सर तो बताइए. क्लियर है तो गिव मी थम्स अप. मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ. सर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. एलेक्स जी, ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दिया है मैंने. अभी जो आपका पीडीएफ का लिंक है उसको आप जाके देखो, मई तक का मैंने अपलोड कर दिया. मई तक के जितने क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं वो सारे आपके अपलोड कर दिए ना, तो अभी मैं साथ ही साथ अपलोड करता जा रहा हूँ. क्लास में हम लोगों को कभी कभी क्यों दोगे जी? एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा. हो सकता है आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो उसमें फ्रिक्वेंटली क्लास नहीं पहुंच पा रहा हो, क्योंकि सर अभी अराउंड 100-150 कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें लिंक हम शेयर करते हैं, तो हो सकता है आपके ग्रुप में कभी कभी मिस आउट हो जाती हो, है ना. तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हम स्पेशली कहेंगे नहीं आज पढ़ो कल मत पढ़ो, है ना. तो कभी कभी लिंक हो सकता है मिस हो जाती हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा कि आप किस ग्रुप में ऐड हैं, तो जो हमारे रेगुलर ग्रुप हैं उसमें हम भेज देंगे. BWF ये बैडमिंटन का फेडरेशन है. ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो ये सर आपका अरुणाचल में नहीं हो रहा है, ये गुवाहाटी में हो रहा है. ठीक है, आसाम गुवाहाटी में हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर. अगला क्वेश्चन नंबर 17. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड क्लाइमेट प्रॉमिस 2025, an initiative to support developing countries on their climate action. ठीक है, which of the following organizations has unveiled climate practice climate promise 2025? Which of the following organizations has unveiled climate promise 2025, an initiative to support developing countries on their climate action? ठीक है, एक मतलब क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 बनाया गया है, तो डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करने के लिए क्लाइमेट एक्शन में, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है, सवाल ये है. ठीक है,
हाँ जी, करेक्ट आंसर इज, इसको बनाया सर यूएनडीपी ने। कमेंट में बताइए यूएनडीपी का हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज यूएनडीपी, हेडक्वार्टर बताइए। ये क्लाइमेट प्रॉमिस है क्या? देखिए सर, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे मान लो ब्रिटेन है, तो इन्होंने तो सर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, कोयले का भरपूर उपयोग किया, खूब ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया, खूब कोयला जलाया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली। अब हम ग्रो कर रहे हैं, जब हमारे ग्रो करने का टाइम था हमें कॉलोनाइज करके रखा था। अब जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज अभी डेवलप हो रही हैं, है ना। अब जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है तो इंडस्ट्रीज चलती है पावर पे, बिजली पे, और बिजली बनती है मेजॉरिटी कोयले से, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट सोर्स कोयला ही है सर बिजली बनाने का। तो उस चक्कर में अगर हमसे आप कहोगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करो, तो वो हमारे लिए तकलीफ की बात हो जाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो वो आपकी वजह से हो रहा है। आपने इतना कोयला बर्न किया, हमने तो अब शुरू किया है। पर कैपिटा अगर एमिशन देखोगे तो भारत बहुत पीछे है इन सारी कंट्रीज से। तो इस चक्कर में अभी हो क्या रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि ठीक है आप नाराज मत हो, आपका टाइम था डेवलप होने का, अब वो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन आ गई है, खैर उससे भी निपटना तो पड़ेगा ही। अब इस जिद में कि नहीं नहीं आप हम तो करेंगे कोयले का यूज, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो फिर हम रहेंगे ना वो रहेंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं बचता है लड़ने का। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए एक्शंस लेने की जरूरत है। लेकिन अब क्या है, अगर हम दूसरे तरीकों पे जाते हैं तो उस पे होता है खर्चा ज्यादा, उसके लिए फिर अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अलग फैसिलिटीज बन रही हैं, तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो उन्हीं की मदद करने के लिए यूएनडीपी ने क्लाइमेट प्रॉमिस बनाया है। बात समझ में आ रही है? तो उन्हीं की मदद के लिए यूएनडीपी ने क्लाइमेट प्रॉमिस बनाया है। इट इज अ यूएनडीपीज इनिशिएटिव इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। It constitutes the world's largest offer of support to countries regarding their national climate pledges under the Paris Agreement। देखिए कॉप 15 जो हुआ था, ये कॉप 15 कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। इस और इसमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो कहलाता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। कॉप 15 ये कौन कंडक्ट कराता है? यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी हर साल क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए मीटिंग करता है। तो हर एक मीटिंग का नाम है, मतलब कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3। तो 15th मीटिंग जो थी वो सर आपका पेरिस में हुई थी। अब यहां पर हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हम लोगों ने कुछ शपथ ली थी, जिनको कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। यानी हर कंट्री ने टारगेट लिया था कि हम इतना एमिशन कंट्रोल करेंगे, हम इतना एमिशन कंट्रोल करेंगे, हम इतना एमिशन को कंट्रोल करेंगे। तो उसको कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो हर एक कंट्री ने अपना अपना बनाया था, तो उसी को अचीव करने में ये आपका हेल्प करेगा क्लाइमेट प्रॉमिस डेवलपिंग कंट्रीज की। These pledges known as NDCs are vital for achieving net zero emission and fulfilling the objectives of the Paris Agreement। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव है, इट एक्सटेंड सपोर्ट टू ओवर 120 कंट्रीज with collaboration for more than 35 partners making a significant contribution to the NDC partnership। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी एक प्लेज लिया है, उन्होंने भी एक कंट्रीब्यूशन बताया कि हम इतना कंट्रोल करेंगे। अब लेकिन उनके लिए थोड़ा मुश्किल की बात है, पैसा खर्च होगा, तो उनकी मदद करने के लिए ये क्लाइमेट प्रॉमिस बनाया गया है। ठीक है, तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर अगर सर आपसे कोई पूछे, ये तो चीजें हो गई तो समझने के लिए, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, तो वो क्या है सर आपका? न्यूयॉर्क। ज्यादातर लोगों ने वैसे सही बताया है, करेक्ट आंसर वैसे यही है, न्यूयॉर्क यूएसए इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इज दैट क्लियर और नॉट? मूव करते हैं। तो इसमें दो चीजें याद रखना, यूएनडीपी, ये क्लाइमेट प्रॉमिस कौन लाया? यूएनडीपी लाया है, और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, दो चीजें याद रखना। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18।
Recently, first of its kind digital water distribution system has been launched for agricultural fields in Rajasthan. This system is evolved by which of the following organization? BEL, NIC, CDEC या ECIL? एक डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया गया है राजस्थान में। मतलब डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप समझ सकते हो, जितना पानी अलॉट किया जाएगा उसका एक मीटर वगैरह लग के वो डिजिटली इन्फॉर्म किया जाएगा, हाँ इतना पानी आपका छोड़ा गया है, इतना आपको प्रोवाइड किया गया है, ताकि उस पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि एक्चुअल में पानी मिल कितना रहा है। तो ये सिस्टम जो बनाया है डिजिटल सिस्टम्स इंडिया में, या ये कह लो ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीजें इंडिया में कौन करता है? एनआईसी करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। So it will enable the farmers to know the status of water reaching their fields and minimize the scope for human error often reported in the manual system. अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, किसान को पता होगा कि एक्चुअल में उसके खेत को पानी कितना मिल रहा है। जब उसको इस बात की क्लैरिटी होगी कि उसके खेत को इतना पानी मिल रहा है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके अपनी फसल को और बेटर तरीके से लगा पाएगा। ठीक है। दूसरा सर एनआईसी, जितने भी ई गवर्नेंस के काम होते हैं ज्यादातर आप देखोगे भारत सरकार की जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो कौन बनाता है? एनआईसी बनाता है। It provides network backbone and e-governance support to the central government, state governments and UT administrations. NIC has been closely associated with the government in different aspects of governance besides establishing a nationwide state-of-the-art information and communication technology infrastructure. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एनआईसी कब बना था? 1976 में बना था। हेडक्वार्टर तो जनरली देखो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज्यादातर देखोगे तो दिल्ली में ही मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे सर क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज उठ के आएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आई है? हर साल ये न्यूज आती है, हर साल न्यूज में चर्चा रहता है ना, मीडिया की जो गिरती हालत है उस पर चर्चा होती रहती है कि हमारी मीडिया धीरे धीरे लोअर कैटेगरी में जा रही है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? 155, 157, 159, 161। तो ये करंट अफेयर्स में काफी चर्चा में रहती है इंडेक्स, तो करंट तो याद रखें न्यूज में काफी रहती है, करंट अफेयर्स के नाम पे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बताइए सर, लगाइए तुक्का, क्या लग रहा है सर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? आज ज्यादातर क्वेश्चन देखो सर फैक्चुअली थे, जनरली फैक्चुअली होते हैं, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। जिनमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है वो हम लोग स्मूथली बस करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और आपको फैक्ट बताते जाते हैं कि ये याद रखना है, ये याद रखना है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट तो रैंक ही है। तो इस साल जो इंडिया की रैंक आई है वो है 159, पहले से इंप्रूव हो गई है। लास्ट ईयर 161 थी, है ना? अरे ठीक है, लास्ट ईयर कितनी थी? 161 थी, इस साल कितनी होगी? 159 हो गई है। टॉप 10 अगर देखोगे तो नंबर 1 पे से नॉर्वे, है ना, सारी 10 मत याद रख लेना, बस ये याद रख लेना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना इंडिया की रैंक कितनी है? 159। तीसरा पॉइंट ये याद रखना इसको पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये 3 पॉइंट्स इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से याद रखना। देखिए भले हमारी रैंक इंप्रूव हुई है लेकिन स्कोर घट गया है सर। ठीक है, पहले जो हमारा स्कोर था वो 36 था और अब वो हो गया है सर 31। स्कोर गिरने के बाद भी रैंक बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हो सर? स्कोर हमारा गिरा है, स्टिल हमारी रैंक इंप्रूव हुई है, यानी बाकी कंट्रीज में और ज्यादा मीडिया नीचे चला गया कंपैरेटिवली। स्कोर हमारा डिक्रीज हुआ है, स्टिल रैंक हमारी इंप्रूव हुई है। तो ज्यादातर जितनी भी हमारी कैटेगरीज है सब में घटा है एक्सेप्ट द सिक्योरिटी इंडिकेटर, उसके अलावा बाकी सब में हमारा जो स्कोर है वो घटा है। 3 पॉइंट ध्यान रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पहला पॉइंट नंबर 1 रैंकिंग किसकी? नॉर्वे की है। सेकंड पॉइंट इंडिया की रैंकिंग 159 है। थर्ड पॉइंट कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे इस न्यूज से। बात समझ पा रहे हैं?
हाँ जी। हाँ मनताई जी बताइए। चलिए समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। ये तो एज इट इज याद रख लेना, इसमें कुछ डिटेलिंग क्या करेंगे। Who among the following has been officially bestowed with the title of Grand Master by International Chess Federation? हर एक स्पोर्ट का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होता है, स्पोर्ट्स का भी है सर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइडे। तो ग्रैंड मास्टर का टाइटल किसे मिला है? फाइडे मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। तो करेक्ट आंसर इज वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं। इवन इस साल जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम था सर 25 में से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के थे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी इज वैशाली रमेश बाबू। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 21। 10 क्वेश्चन हो गए, ये 11वां है सर आज का। क्वेश्चन नंबर 21। Recently, who among the following has been conferred with the Whiteley Gold Award 2024? बताइए, who among the following has been conferred with the Whiteley Gold Award 2024? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जीना जस्टिस, मीना मिश्रा, आलोक शुक्ला। नहीं जी, करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं हो रहा है। करंट अफेयर्स तो अपना कंटिन्यूस चलता ही रहता है ना, ये हम लोग मई मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। Who among the following has been conferred with the Whiteley Gold Award 2024? मई वाला ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना सर, ये पीडीएफ भी आपका अपलोड हो गया है। जून का भी मैं करवा दूंगा, एक दो दो चार दिन में जून का भी आपको मिलने लगेगा, है ना। तो वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा जिनका हेड कांस्टेबल का एग्जाम है। तो व्हाइटले गोल्ड अवार्ड ये किसको मिला है सर? ये मिला है सर आपका डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाइटले फंड फॉर नेचर। ये नेचर के लिए काम करते हैं। उन्होंने ये अवार्ड दिया है किसको? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। बड़ा अवार्ड है, यानी इन्वायरमेंट की फील्ड का आप इससे ऑस्कर भी कह सकते हो। इन्वायरमेंट की फील्ड में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका ये एक तरीके का ऑस्कर है, तो इसको ग्रीन ऑस्कर भी कभी कभी कह दिया जाता है। तो उन्होंने क्या करा था आसाम में सर, इन्होंने ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसे आम भाषा में हरगिला कहते हैं, एक बर्ड होती है, पक्षी होता है सर एक हरगिला, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, इसको सेव किया था। ठीक है, इसको सेव किया था, इसको कंजर्व किया था। उसी के जो कंट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को क्या मिला है? व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, ऑफन डब्ड एज ग्रीन ऑस्कर, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है सर। हाँ जी सर, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है कि नहीं सर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 22। रिसेंटली गूगल हैज रिलीज अ डूडल ऑन हमीदा बानो। शी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ठीक है, हमीदा बानो जी का डूडल अभी गूगल पे देखने को मिला था। गूगल पे आपने देखा होगा कई बार, जो गूगल अपनी शेप है, जो गूगल का होम पेज होता है, उस पे जो फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड वो एक डूडल बना देता है। तो उसने अभी एक डूडल बनाया था हमीदा बानो जी का। तो सवाल ये है, वो स्पोर्ट से रिलेटेड एक पर्सनालिटी थी, तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी? बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी या रेसलिंग? ठीक है, तो जो हमीदा बानो जी हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी? दैट इज द क्वेश्चन। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी या फिर आपका रेसलिंग? बताइए सर। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सर आपका रेसलिंग। ठीक है, तो हमीदा बानो जी जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी? वो रिलेटेड थी सर आपका रेसलिंग से।
Hamida Banu, widely considered India's first professional women wrestler, was born in the early 1900s near Aligarh, UP. She rose to stardom in the 1940s and 50s at a time when women's participation in athletics was strongly discouraged by prevalent social norms. एक रेसलर फैमिली से वो बिलोंग करती थी, तो उन्होंने भी रेसलर प्रोफेशन को चुना, ग्लोबल फेम तक वो पहुंची हैं, तो उन्हीं की याद में गूगल ने ये डूडल आपका बनाया था। ठीक है सर, चलिए, तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर आपका 22। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है सर, तो आज हम लोगों ने करीब 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अपन डेली बस ऐसे ही सर 10 to 15 क्वेश्चंस करते रहते हैं, ताकि अपना एक कंटिन्यूअस करंट अफेयर्स का एक्सरसाइज चलता रहे, मेंटेन रहे, है ना। चलिए, तो आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स के अलावा कुछ और भी क्लासेस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे सर डिस्कस करते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो सर लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना सर। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।